एक नया बदलाव है जो मैं कहूंगा कि अलंकार सवई, श्रीवत्सा और कौशल विद्यार्थी उनकी राहुल गांधी के साथ बैठ के स्पीच लिखते हैं, तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब एक कंबाइंड एफर्ट है वो। ईडी की रेड होने वाली थी तो ये किसी अफसर ने वहां बताया कि आपके यहाँ ईडी की रेड होने वाली है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पॉलिटिकल बात है। सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा राहुल जी आपके जितने भी भाषण अभी तक वायरल हुए हैं वो सब हिंदी में, और हमारे ज्यादातर सांसद अंग्रेजी बोलते हैं, आप भी अंग्रेजी बोलते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप हिंदी बोलें। तो राहुल गांधी सुनते रहे उनकी बात। कैसे हैं आप लोग? मुझे खुशी है कि आप ऑफ कैमरा का हमारा ये शो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपनी राय से हमें अवगत करा रहे हैं। एक नया शो, एक नया एपिसोड, और आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस की रणनीति के बारे में। राहुल गांधी लोकसभा में जो भाषण दे रहे हैं वो कैसे लिखा जा रहा है, कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि आप हिंदी में भाषण दीजिए ताकि आपके भाषण का ज्यादातर हिस्सा वायरल हो। हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि कर्नाटक से कांग्रेस के बड़े नेता जो दिल्ली आए, क्या बैठक में बातचीत हुई, क्या रणनीति तय हुई, और हम ये भी बातचीत करने वाले हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद कैसे ईडी के एक अधिकारी ने छापा पड़ने वाला है, कोट एंड कोट, ये मैसेज राहुल गांधी को चुपके से पहुंचा दिया। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कांग्रेस पार्टी आगे के लिए कैसे तैयार हो रही है, और कांग्रेस पार्टी जो कभी सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी थी, अब आने वाले कुछ समय में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी कैसे बनने वाली है, तो ये सारी जानकारी हमको देंगे हमेशा की तरह लोकमत के ही वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल। चलिए आदेश रावल जी से बातचीत शुरू करते हैं। राहुल गांधी की बहुत चर्चा हो रही है, खासतौर पर बजट सत्र में जिस तरीके से उन्होंने सरकार को मतलब घेरा। कई मौके ऐसे आए जिसपे राहुल गांधी पहले जैसे जिसको हाजिर जवाबी कहते हैं वो नहीं कर पाते थे, इस बार वो बजट सत्र में देखने को मिला। खासतौर पे अडानी अंबानी के नाम लेने से उनको रोका गया, तो ए बी उन्होंने कहा, कुछ ऐसा कहा, A1 A2, हाँ, बेचारे मीडिया वाले, ये तुरंत आया। आदेश जी, ये बदलाव कैसे आप देखते हैं? राहुल गांधी बिना पर्ची के बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं, वो बिल्कुल बदले हुए लग रहे हैं। देखिए क्या है ना कि आप राहुल गांधी में कोई बदलाव नहीं है। 20 साल से वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में है, मैं 17 साल से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ। जैसे वो पहले थे, मनरेगा के मजदूरों के साथ जाके तो मिट्टी का तसला उठाया, बात आई जमीन अधिग्रहण की तो बट्टा परसोल यात्रा करी, मैं था उसमें। ऐसा कोई भी इशू, महाराष्ट्र में गए थे, एक लेडी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके घर पे जो मुद्दा उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था, ठीक है, कारपेंटर से मिलना, कुली से मिलना, बाड़ी से मिलना, किसान से मिलना, ट्रक ड्राइवर से मिलना, अमेरिका जाके ट्रक ड्राइवर से मिलना, कंपैरिजन करना, मोटर मैकेनिक से मिलना, तो ये सब तो पुराना है, फिर नया क्या है? नया है, मैं बताता हूँ नया क्या है। जो आप लोगों को नया लग रहा है, जो देश की जनता को नया लग रहा है, वो लग रहा है उनकी विटिनेस, उनके स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। दरअसल राहुल गांधी का ये रूप कभी मीडिया के सामने या कैमरे के सामने या देश के सामने आया ही नहीं। उनकी इमेज किसके आसपास घूमती रही? ये पप्पू है, ये सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है, ये इनके अंदर वो नहीं है जो मोदी के अंदर है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश गया देश के अंदर कि वो हार भी सकते हैं, बीजेपी हार भी सकती है, वो बहुमत से नीचे रह भी सकते हैं, और राहुल गांधी ने 2 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और ये कहा कि नहीं, मैं इस देश में सीरियस पॉलिटिशियन हूं, मैं 25 किलोमीटर रोज पैदल चल सकता हूं, मैं 3300 किलोमीटर पैदल चल सकता हूं, 5 महीने में लोगों से मिल सकता हूं। तो उन्होंने अपनी छवि को वैसे बनाया, डिजाइन किया, तो अपनी उस पप्पू की छवि को ब्रेक किया। फिर उन्होंने वो यात्रा की, लोगों से मिले, सिविल सोसाइटी से मिले, सब कुछ हुआ। अब जब ये तय हुआ कि आपको एलओपी बनना है, और उनको राहुल गांधी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है, वो आसानी से आपकी बात नहीं मानते जब तक आप उन्हें कन्विंस करके न बताएं कि देखिए हमारी पार्टी को या आपको या कांग्रेस को ये फायदे हैं। अगर वो उस बात से 100% एग्री होंगे, और जब हुए कि हाँ आपको एलओपी बनने से फायदे हैं, कि जब आप एलओपी बनोगे तो आपकी सीधी टक्कर प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी संसद के अंदर, और आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा और आपको हर बात पे बोलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब परसों अनुराग ठाकुर ने जाति वाली बात की तो राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि स्पीकर सर मेरी इंसल्ट हुई है, मुझे बोलना है।
जब उनकी फोटो गायब होती है तो कहते हैं स्पीकर सर आपने मेरी फोटो को हटा दिया टीवी से, ठीक है। उन्होंने कहा कि सर ये मीडिया वाले बेचारे, बोले बेचारे नहीं है सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले। राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे ही हैं, वो अपने नेताओं के साथ, कलीग्स के साथ, फैमिली में ऐसे ही मजाक करते हैं, ऐसे ही हंसते हैं, बट उनका ये रूप पहली बार पब्लिक के सामने आया है तो लोगों को लग रहा है कि कुछ बड़ा हो गया है। हाँ, एक चीज बता देता हूँ आपके दर्शकों के लिए जो अभी तक मैंने किसी को बताई नहीं है। हाँ प्लीज वो किस्सा सुनाइए, इसी का इंतजार रहता है ऑफ कैमरा में। हाँ, कि इनकी स्पीच कौन लिख रहा है। हाँ, ये बड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखता कौन है, और खासतौर पे लोकसभा में अब नेता प्रतिपक्ष जब वो भाषण देते हैं उसकी तैयारी कैसे होती है? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। पॉइंट्स लिखे, हाँ पॉइंट्स लिखे होते, भाषण नहीं लिखा होता। एक्चुअली राहुल गांधी खुद बैठते हैं, उनके ऑफिस में 3 लोग हैं, अलंकार सवई, कौशल विद्यार्थी और श्रीवत्सा। ये तीनों लोग और राहुल गांधी खुद बैठते हैं। ये पहले एक मोटा रिसर्च करके लेके आते हैं, थोड़ा सा व्यापक। मोटा का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा सा बड़ा दायरा जिसका होता है, दायरा बड़ा होता है, वो करके लेके आते हैं। फिर ये बैठते हैं चारों लोग, और फिर जैसे चक्रव्यूह की बात हुई तो जाहिर है कि कुरुक्षेत्र जाएगी वो बात। तो कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु के आसपास किन लोगों ने चक्रव्यूह गढ़ा था, उस पर चर्चा होगी। तो फिर किसने बताया कि सर 6 लोग यहाँ भी तो हैं। तो जब ऐसे करके एक व्यापक डिस्कशन होता है अपनी टीम के साथ, लेकिन ये 3 लोग ही लिखते हैं, तो चर्चा राहुल गांधी के साथ होती है और फिर राहुल गांधी उसको पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। अभी तक 2 स्पीच उनकी हुई हैं, पहली थी राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर, दूसरी हुई है बजट के ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ बजट के ऊपर कहा है, ठीक है, पॉलिटिकल बाकी सारी बातें बोल दी उन्होंने। तो ये एक नया बदलाव है जो मैं कहूंगा कि अलंकार सवई, श्रीवत्सा और कौशल विद्यार्थी उनकी राहुल गांधी के साथ बैठ के स्पीच लिखते हैं, तैयारी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो भी करते हैं, मतलब एक कंबाइंड एफर्ट है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नई जानकारी आपके दर्शकों के लिए। मुझे 2 सवाल मेरे छोटे छोटे, एक तो सबसे पहले बताइए। 2 सवाल पहले भी आपके 2 सवाल छोटे छोटे वो रह गए हैं, क्या करिएगा, दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है कि मैंने सोचा कि अब आपसे मौका मिला तो पूछ ही लेता हूँ। बस यही 2 लास्ट है। एक तो राहुल गांधी ने ईडी का छापा पड़ने वाला है, ये ट्वीट जो किया आधी रात में, ये कैसे, क्या है, इसको लेकर के चर्चा, पहले तो ये बताइए कांग्रेस पार्टी में कहां से ये बात आई होगी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में है पिछले 2 दिन से। कल सुबह गए थे और रात को वहीं पे स्टे किया, आज भी वहीं पे थे। तो रात को 1:52 पे ट्वीट आया। मैं सुबह 6:30 बजे उठा तो मैंने वो देखा कि ये क्या हुआ। तो मेरे व्हाट्सएप पे था कि इसे सीरियस इशू कहीं से आया हुआ था। तो इस बात का अंदेशा, देखिए ये पता क्या होता है, अगर 272 या 280 या 290 या 300 की मोदी सरकार होती तो शायद किसी ईडी के अफसर की इतनी हिम्मत नहीं होती। ये सरकार मोदी की नहीं है, ये सरकार एनडीए की है, मिलीजुली सरकार है, मोदी एनडीए की है। देखिए मोदी की सरकार में कोई बोल नहीं सकता था। मोदी की सरकार में नितिन गडकरी चिट्ठी लिख देते हैं जीएसटी के लिए कि आप इसका जीएसटी कम कर दीजिए, वो वित्त मंत्री को। तो ये एक पता क्या होता है, जब द मोदी जो ब्रांड था ना, द मोदी ब्रांड, वो खत्म हो गया है। मतलब जो 300 सीट की बात करता था, जो 370 की बात करता था, राम मंदिर की बात करता था, जो उसने कह दिया वो पत्र की लकीर होती थी। राहुल गांधी को और विपक्ष को इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि उन्होंने मोदी को 240 पे रोक दिया। उन्होंने मोदी के उस डर को खत्म कर दिया जो लुटियंस की इन हवाओं में होता था, इन आसपास के मंत्रालयों में होता था, इन मीडिया हाउसेस में होता था। हमने देखा है, हमने फील भी किया है। अब इन हवाओं में कुछ नहीं है ऐसा, इनको आजाद कर दिया है पब्लिक ने, जनता ने। इस एक रिजल्ट ने हिंदुस्तान की जनता ने 240 सीट देके इस सारे डर को हवा कर दिया है। तो ये जो जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हो कि ईडी की रेड होने वाली थी, तो ये किसी अफसर ने वहां बताया कि आपके यहाँ ईडी की रेड होने वाली है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पॉलिटिकल बात है, वो ये है कि राहुल गांधी कहाँ रहते हैं? 10 जनपद पे, अपनी माँ के घर पे। उनको नया बंगला मिला है, अभी मिला है, अलॉट हुआ है, अभी इस पे तैयारियां होंगी, पीडब्ल्यूडी आएगी, कंस्ट्रक्शन होगा, सीपीडब्ल्यूडी आएगी, ये बनेगा, 6 महीने लग जाएंगे। जनरल सरकारी प्रोसेस है ये। इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, अगर ईडी रेड करती है, वो भी 10 जनपद के ऊपर करती है, सोनिया गांधी के घर पे करती है। देखिए इसमें बड़ा डिफरेंस है, एक रेड राहुल गांधी के घर पे हो
और एक रेड सोनिया गांधी घर पे। सोनिया गांधी घर पे रेड करना आसान काम नहीं है, वो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा। एक महिला है, एक बीमार महिला है, एक विडो महिला है, और उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से एक नेशनल हेराल्ड केस छोड़ दूं, हेराल्ड केस कोर्ट में चल रहा है, वो लोग बेल पे हैं, और उसमें क्या है, उसमें आपने ये अज्यूम किया है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं का पैसा जो है वो पार्टी में डाल दिया, कुछ वैसा मामला है, कुछ उसमें कहीं भी डायरेक्ट कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो सोनिया गांधी के घर पे रेड होती तो ज्यादा रिस्क होता। मतलब मेरे कहने का मतलब इसमें ये है कि आप राहुल गांधी के घर पे रेड कर लीजिए, लेकिन अब क्या है, अब राहुल गांधी भी नेता विपक्ष है, अब वो कोई सांसद नहीं है, वो इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी के 99 सांसद हैं, तो अब उनको भी टच करना आसान नहीं है। लेकिन ये फर्क ब्यूरोक्रेसी का है। और एलओपी कहां बैठता है, जो सारी बड़ी अपॉइंटमेंट होती है, सीबीआई चीफ की, उसमें वो एक हिस्सा है उनके, बैठना पड़ेगा उनको, समिति के। तो ये ब्यूरोक्रेसी का मैसेज है, राहुल गांधी को नहीं, सरकार को है। चलिए, ये बड़ी बात है। आपने अपने ट्वीट में लिखा कि एक बैठक हो रही थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के एक सांसद ने राहुल गांधी को कुछ सलाह दी। वो सलाह बस मुझे बताइए हमारे दर्शकों के लिए। किस वो हिंदी वाली बात? हाँ, हिंदी वाली। कांग्रेस संसद दल की बैठक थी जो हर रोज सुबह पार्लियामेंट में होती है, तो उसमें सोनिया गांधी ने भाषण दिया कि 4 राज्यों के चुनाव है, जनता हमारे पक्ष में है, आप सब लोग कमर कस लीजिए। खत्म हो गया वो। तो ये सहारनपुर के सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने कहा राहुल जी आपके जितने भी भाषण अभी तक वायरल हुए हैं वो सब हिंदी में है, और हमारे ज्यादातर सांसद अंग्रेजी बोलते हैं, आप भी अंग्रेजी बोलते हो, तो मैं चाहता हूं कि आप हिंदी बोलें। तो राहुल गांधी सुनते रहे उनकी बात। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी का जो पिछले 2 टर्म है 19 और 24, इस पे बहुत ज्यादा समर्थन साउथ इंडिया से इनको मिला है। तो राहुल गांधी अपने भाषण को बांटते हैं कि मैं इतना भाषण हिंदी में दूंगा, इतना अंग्रेजी में दूंगा, तब वो तय करते हैं। लेकिन क्योंकि वो सहारनपुर से आते हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो उन्होंने अपनी राय रखी। और उन्होंने एक बात और कही कि जब ओवैसी साहब अपने लोगों को एड्रेस करते हैं खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर या भाषण देते हैं, तो वो उर्दू या हिंदी बोलते हैं, जबकि वो लंदन से पढ़ के आए हुए हैं, बैरिस्टर हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि 90% जो मुसलमान है वो एजुकेटेड नहीं है। और ऐसे ही इमरान ने बोला कि सर 80% जो लोग हैं हमारे वो अंग्रेजी नहीं जानते, 20% ही जानते हैं। तो हमेशा मतलब ये कोई नहीं। राहुल गांधी ने कुछ कहा इस पे या भाई सुना राहुल गांधी बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं लेते, वो सुन लेते हैं। आपने कहा कि ठीक है, इसका सोल्यूशन बताओ क्या है, किस तरह आप ऐसा कर सकते हो। अगर वो उसे कन्विंस, मैंने फिर कहा कि उसको कन्विंस नहीं कर सकते, आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट। कौन कन्विंस करता है राहुल गांधी को पार्टी में जब जरूरत पड़ती है? तो सोनिया गांधी या खड़गे जी? दोनों में से कोई नहीं। खड़गे जी ने लास्ट कन्विंस किया था उनको कि आप रायबरेली ना रायबरेली लड़ने के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको। एलओपी के लिए? एलओपी का तो पहले ही फैसला हो चुका था। वो तो परिवार के भीतर की बात थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वहां के उप मुख्यमंत्री अभी दिल्ली आए हुए थे, बैठक हुई है, क्या मीटिंग में तय हुआ है कर्नाटक लिया? नहीं, देखिए उसमें ना कई सारे मुद्दे थे। उसमें एक मुद्दा तो ये था कि कर्नाटक में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो डी के शिव कुमार है, और वही सरकार में मंत्री भी हैं। तो जब से सरकार बनी है तब से वहां पे प्रदेश अध्यक्ष चेंज नहीं हुआ। एक विषय तो वो था। दूसरा विषय था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ कुछ करप्शन के केसेस आए हैं, कुछ जमीन का कुछ जमीन का मामला था। तो उस बात को लेके भी मीटिंग इस बात को लेके हुई कि वो जो चीजें बाहर आई हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के ही लोग शामिल हैं, तो उसके ऊपर हाईकमांड को एक जानकारी दी गई। और तीसरा इशू था कि जो रिजल्ट आया लोकसभा का उसके ऊपर मधुसूदन मिस्त्री और गौरव गोगोई के साथ मिलकर कमेटी बनाई गई थी, जिसने वहां पे चर्चा करी और बताया कि क्या क्या महत्वपूर्ण इशू हैं जिनके कारण पार्टी की स्थिति आज ये बनी हुई है और इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो मल्टीपल इश्यूज थे, और मुझे लगता है कि अभी 7 राज्य ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के जहां वो अपने अध्यक्ष चेंज करने वाली है। उनमें से कर्नाटका भी है, केरल है, कर्नाटका है, सेम स्थिति तेलंगाना में है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर वो मुख्यमंत्री हो गए, तब से वो चेंज नहीं हुआ। मैं आने वाला था उस सवाल पे भी। हाँ, तो वहां पे किसी दलित नेता को इस बार ये लोग बनाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। इसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे संगठन को डिसॉल्व कर दिया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस सब डिसॉल्व कर दिया। क्या वजह रही? ब्लॉक, जिला। उसकी वजह ये रही कि अभी जब चुनाव हुआ
तो उसमें वो जो वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर जॉय कुमार, उन्होंने ये पाया कि अगर 25-30 लोग छोड़ दें पूरे प्रदेश में, बाकी सारे नेता बीजेडी और बीजेपी से मिले हुए हैं, यानी सब setting.com चल रहा है। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो बड़े माइनिंग माफिया हैं और सरकार वहां पे 20 साल से है नहीं, तो आप माइनिंग माफिया कैसे बने हुए हो? तो जाहिर है कि आपका सत्ता के लोगों के साथ गठजोड़ है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी कांग्रेस लीडरशिप को कि वहां जो टिकटें बंटती हैं वो बीजेडी और बीजेपी तय करती है कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा। तो वहां के प्रभारी ने सिफारिश की कांग्रेस आला कमान को, उन्होंने उसको माना, एक्सेप्ट किया और पूरा डिसॉल्व कर दिया। तो अब वहां नए सिरे से संगठन खड़ा होगा। चौथा स्टेट है बिहार। बिहार में भी अखिलेश प्रसाद सिंह के जो रिजल्ट है इस बार का, जो उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी है और उनके बेटे को लेके काफी, उसकी टिकट के लिए काफी चर्चा होती है। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो अच्छा नहीं है कुल मिला के। बेसिकली उनको हटाना था लोकसभा चुनाव से पहले ही, लेकिन थोड़ी देरी हुई। अब वो स्टेट भी मुझे लगता है वहां भी वो चेंज होने वाला है। पांचवा स्टेट है झारखंड, वहां भी बदलाव करेंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर थोड़ा आश्चर्य था कि वहां इसी साल के एंड में चुनाव है कि उससे पहले करेंगे या बाद में करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है अभी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आपने लिखा कि वहां नहीं बदले जाएंगे। मध्य प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड अभी रिजल्ट अच्छी नहीं, हाँ वहाँ अच्छा नहीं था, लेकिन लोकसभा चुनाव, माफ कीजिए, विधानसभा चुनाव हारने के बाद कमलनाथ को तुरंत हटाया गया, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया और उमंग सिंघार को बनाया गया सीएलपी का नेता। तो लीडरशिप का ये मानना है कि इन लोगों को कम समय मिला और इनको अभी थोड़ा समय और मिलना चाहिए। हालांकि वहां 0 सीट आई है कांग्रेस पार्टी की, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन उसके लिए इनको जिम्मेदार नहीं माना गया। जो लीडरशिप है पुराने वाली, उनको जिम्मेदार माना गया है, कमलनाथ की फंक्शनिंग को, उनका इंटरफेरेंस को, उन सब चीजों को देख के। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जीतू पटवारी बने रहेंगे। बिहार में किनका किनका नाम चल रहा है? पप्पू यादव तो अपनी दावेदारी खुद ही पेश कर रहे हैं। अभी उससे बातचीत करते उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व चाहेगा तो मैं जाऊंगा बिहार। नहीं, वो तो क्लेम तो कोई कुछ भी कर सकता है। मैं भी कह सकता हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अभी इन्होंने ये फैसला किया है, अभी नाम नहीं आया है। अभी क्या होगा कि ये प्रभारी को कहेंगे, जो भी स्टेट का प्रभारी है, फिर वो एक पैनल तैयार करेंगे, उसमें 2, 3, 4 लोग जो भी वो देंगे, जातिगत समीकरण बिठाएंगे। अब उसमें आप देखिए, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का भूमिहार अध्यक्ष है, है ना? तो उसकी परसेंटेज बहुत कम है उस जाति की। तो मुझे लगता है ज्यादा जो मौका मिलेगा वो ओबीसी, दलित और ट्राइबल को मिलने वाला है। तेलंगाना में तय हो गया कि दलित बनेगा। तो ऐसे ही अब जिस हिसाब की पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की, ट्राइबल की, ओबीसी की, दलित की, संविधान की, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन 3 जातियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। मैं वही आपसे पूछने वाला भी था। मेरा सवाल ये था कि लंबे समय तक आजादी के बाद कांग्रेस पे देखा गया और कांग्रेस पे आरोप भी लगता रहा कि उनके संगठन में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री कथित ऊंची जाति के होते रहे हैं। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि राहुल गांधी अब जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, अलग अलग जातियों की और जो जातियां पीछे छूट गई उनके हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पे बड़े पैमाने पर, जैसे तेलंगाना का आपने खुद ही बताया, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाने की बात है, उसका भी आपने बताया कि शायद दलित या ओबीसी कोई बन सकता है, कुछ नाम भी आपने बताए थे। तो आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस में एक युग का बदलाव है, जैसे पहले जो नेतृत्व था और अब जो है? नहीं, युग का बदलाव तो हुआ ही है। इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद, जब यूपीए हारी और मैं कहूंगा कि सोनिया गांधी की कांग्रेस हारी और राहुल गांधी की कांग्रेस वहां से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ। 2017 में राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष बन गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी राहुल गांधी की पार्टी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाई। 19 में फिर इस्तीफा दे दिया। अब आते आते अब मैं कह सकता हूं कि कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो दिल्ली की जो कांग्रेस है, वो अब राहुल गांधी की कांग्रेस में तब्दील हो चुकी है। कुछ स्टेट्स अभी भी बाकी हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात की आपने, वहां कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ को हटा के नई लीडरशिप दी है, तो वो मैं कहूंगा कि वो राहुल गांधी की कांग्रेस है। जहां अभी अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी की कांग्रेस है। हरियाणा में हुड्डा साहब बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी की कांग्रेस है। तो इतनी जल्दी कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ पे एक मार्गदर्शक मंडल नहीं बनाती। उनको लगता है कि हमने नेताओं में इन्वेस्ट करके उनको बड़ा बनाया, और ये पार्टी की इन्वेस्टमेंट होती है। तो हर व्यक्ति का एक इस्तेमाल है, हर व्यक्ति का एक यूज है कि उसको कहाँ पार्टी इस्तेमाल कर सकती है, उसको कहाँ काम दे सकती है। तो ये कांग्रेस पार्टी वैसे नहीं सोचती। राहुल गांधी को लगता है कि नहीं, सबकी जरूरत है मुझे,
तो इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में इतने साल लग गए। 10 साल हो चुके हैं, अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। अभी और मुझे लगता है 5 साल और लग जाएंगे, तब जाकर राहुल गांधी ये कह पाएंगे कि हाँ, अब ये कांग्रेस है जो मेरी माँ की नहीं है, मेरी है, ये लोग मेरे हैं। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जब शुरू में कांग्रेस में एक्टिव हुए तो ये हमने सुना है, हमने चर्चा ऐसे सुनी कि जो पुराने लोग थे उन्हीं से राहुल गांधी को विरोध झेलना पड़ता था, दिखता भी था वो कई बार। तो अब वो रास्ता कम से कम दिल्ली में क्लियर है राहुल गांधी के लिए, या अभी भी आपको लगता है कि अंदर खाने नहीं, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी गलत थी। स्ट्रेटेजी गलत थी। मैं बताता हूँ कैसे थी। अच्छा। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को नहीं छेड़ा। अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, जितने भी बड़े नेता थे, सत्ता में आए, 24 में प्रधानमंत्री बने और एक की छटनी कर दी। किसी को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया, किसी को उपराष्ट्रपति बना दिया, किसी को बाद ही मेरे ख्याल से नहीं, 14 के बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा, 14 के बाद की जी। प्रधानमंत्री बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद उन्होंने कटाई छटाई शुरू की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया, 14 के बाद हारने के बाद, जब आप सत्ता में नहीं हो, तब आपने उन नेताओं को हटाने की कोशिश की जो मुख्यमंत्री रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार, जो कि बहुत पावरफुल लोग होते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनाई, अगर राहुल गांधी भी वो अपनाते तो उनको इतना ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन फाइनली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और 19 में जब इस्तीफा दिया, वो उसी तरफ एक पहल थी और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने लोग बैठाए। कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मैं कह सकता हूं कि आज खड़गे साहब को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं, जो महासचिव है, वर्किंग कमेटी है, प्रभारी हैं, वो सब उन्हीं के समकक्ष लोग हैं, उन्हीं की एज ग्रुप के हिसाब के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम 5 साल और लगेंगे कि राहुल गांधी ये कह सके कि अब ये पूरी कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में मेरी कांग्रेस है, इसमें कोई भी व्यक्ति मेरी माँ की टीम का नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी साथ साथ ये भी सोचते हैं कि मुझे हर नेता, कोई भी नेता पार्टी की इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं बनता, पार्टी उसमें इन्वेस्ट करती है, तब कोई नेता जाके एक छोटा कार्यकर्ता गुलाम नबी आजाद बनता है, वो भूपेंद्र हुड्डा बनता है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह बनता है, वो पृथ्वीराज चौहान बनता है, वो विलासराव देशमुख बनता है। तो एक दिन में नहीं होता ये सब काम। ये एक सोच है राहुल गांधी की इसके पीछे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी में अभी तक मार्गदर्शक मंडल नहीं बनाया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक आरोप राहुल गांधी पे ये भी लगता रहा है कि वो नेताओं को जुड़वा देते थे पार्टी से। मैं बिहार के कुछ लोगों को जानता हूं जिनको राहुल गांधी ने ही पार्टी में शामिल करवाया। बहुत से नेता ये आरोप लगाते हैं, खासतौर पे पार्टी छोड़ने के बाद, कि राहुल गांधी से मिलना बड़ा मुश्किल है, उन तक अपनी बात पहुंचाना बहुत मुश्किल है, उनके आगे एक पूरी लाइन है। क्या स्थिति वो बदली है? राहुल गांधी अपने नेताओं के लिए कम से कम एक्सेसिबल है या अभी भी एक नहीं, जब से उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा था और जब से खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं, तब से वो ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं। उनका ये मानना है कि अगर मैं लोगों से मिलूंगा तो फिर 2 पावर सेंटर स्टैब्लिश होंगे और मैं खड़गे साहब जो कि गांधी परिवार से बाहर के अध्यक्ष हैं, उनकी पावर्स को कर्टेल करूंगा और उनके ऑफिस को डिमीन करूंगा, वो मैं नहीं चाहता। तो ये इसके पीछे की सोच, रणनीति नहीं कहूंगा मैं इसको, सोच कहूंगा कि स्ट्रैटेजी नहीं है ये, क्योंकि अगर वो सबसे मिलेंगे तो खड़गे साहब के पास कोई नहीं जाएगा और इसीलिए गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को चुना गया था। तो ये कहना कि वो जानबूझ के नहीं मिलते, नहीं, उसके पीछे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, रीजन है, ताकि खड़गे साहब के ऑफिस की जो क्रेडिबिलिटी है वो सबसे हाई रहे। आपने देखा होगा जब खड़गे साहब की गाड़ी में राहुल गांधी बैठते हैं तो हमेशा पीछे बैठते हैं, खड़गे साहब आगे बैठते हैं, वो साथ भी नहीं बैठते उनके, वो कहते हैं नहीं आप आगे ही बैठिए, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ। तो वो एक वजह है कि उनका ऑफिस जो है वो एक व्यक्ति का ऑफिस नहीं है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट का ऑफिस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपके दर्शकों मुलाकात होगी।